अस्सलाम डियर स्टूडेंट्स, आज हम मुत्तहदा पाकिस्तान का 4th लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। फर्स्ट 3 लेक्चर्स के में हमारे जो फर्स्ट चैप्टर के 4 लॉन्ग क्वेश्चन है, 4 एक्सटेंसिव क्वेश्चन है, उनको कवर अप किया है। साथ में हमने शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज को भी सॉल्व किया है जो कि इन पेजेस से रिलेटेड थे। आज हम जो है आगे पढ़ने जा रहे हैं। उससे पहले चंद शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जो इन पेजेस में थे। उसके बाद फिर हम आगे जो हमारे लास्ट 2 लॉन्ग क्वेश्चंस रहते हैं वो हम उनको कवर अप करेंगे। तो इससे पहले आज जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है और वो है मुसलमान मुस्लिहीन। मुसलमान मुस्लिहीन से क्या मुराद है? मुस्लिहीन जो है वो मुस्लिह की जो है वो जमा है और उसका मतलब है इस्लाह करने वाला है। मुसलमानों की इस्लाह करने वाली वो शख्सियात जिन्होंने अलग वतन की बात की, अलग रियासत की बात की, तो उनके हवाले से आज हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले है कि बरसगीर में 2 कौमी नज़रिए के इब्तिदा तो मुसलमानों की आमद के साथ ही हुई। फिर मुख्तलिफ मौक़ों पर इस नज़रिए की वजाहत, तरक्की और मजबूती के इम्कान की सूरतें पैदा होती गई। 1867 में सबसे पहले सर सैयद अहमद खान ने 2 कौमी नज़रिए की बुनियाद रखी और ये कहा कि हिंदू और मुसलमान 2 अलग अलग कौमें हैं और एक दूसरे में जज्ब नहीं हो सकती, ये इंटरमिंगल नहीं हो सकते, ये आपस में घुल मिल नहीं सकते। ये दोनों अलग कौमें हैं और ये सदियों से रहती आई हैं एक दूसरे के अंदर, लेकिन दोनों कौमों ने अपनी अपनी पहचान बरकरार रखी हुई है। इसके बाद हमारे पास जो दूसरी शख्सियत हैं वो है मौलाना जमालुद्दीन अफगानी। मौलाना जमालुद्दीन अफगानी ने 1879 में यही बात की कि मुसलमान और हिंदू 2 अलग अलग कौमें हैं। इसके बाद हमारे पास जो तीसरी शख्सियत है मौलाना अब्दुल हमीद शरद, 1819 में उन्होंने इसी नजरिए को दोहराया और कहा कि मुसलमान जो है वो हिंदुओं से अलग कौम है। और उसके बाद 1928 में मौलाना मुर्तज़ा अहमद मेकश ने जो है वो अलग कौम और अलग रियासत की बात की। और इसके बाद जो हमारी अहम शख्सियत हैं वो है अल्लामा मोहम्मद इकबाल। अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने 1930 में 1930 में अलग रियासत का तस्वुर पेश किया। अब बाकी ये जो 4 रहनुमा है हमारे, इनमें और अल्लामा मोहम्मद इकबाल के इस नज़रिए में फ़र्क क्या था? फ़र्क ये था कि उन्होंने बात की कि मुसलमान एक अलग कौम है और उन्हें जो है एक अलग रियासत बना लेनी चाहिए या एक सेपरेट जो है रियासत इलाके में अपनी मरकजियत कायम करनी चाहिए, लेकिन वो जस्ट बात थी। अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने इसको मुद्दलिल अंदाज में बयान किया और इसकी वजाहत की कि कौन से इलाके हैं जिनको मिलाकर एक अलग रियासत कायम की जाएगी। तो इसलिए अल्लामा मोहम्मद इकबाल के बारे से कहा जाता है कि 1930 में उन्होंने अलग रियासत का तस्वुर किया। तो ये तो हमारा फर्स्ट टॉपिक था मुसलमान मुस्लिहीन का किरदार, ये शॉर्ट क्वेश्चन में आता है। और इसके अलावा ये जो डेट्स हैं ये आपके एमसीक्यूज में आ जाती हैं कि किस शख्सियत ने कब जो है वो 2 कौमी नज़रिए या अलग रियासत की बात की। इसके बाद हमारा दूसरा टॉपिक आता है बच्चे, वो है इस्लामी रियासत और अक़लियतों के हुकूक। अक़लियत किसे कहते हैं? अक़लियत ऐसे उन अफराद को कहा जाता है जो कम तादाद में हो लेकिन उनका नजरिया जो है वो अक्सरियत से मुख्तलिफ हो, इसको हम अक़लियत कहते हैं। यानी कि इंसानों का वो गिरोह जिनका नजरिया उस इलाके में रहने वाली अक्सरियत से मुख्तलिफ हो, वो अक़लियत कहलाते हैं। कि तादाद में कम हो और उनका नजरिया जो है वो जो तादाद में ज्यादा लोग हैं उनसे डिफरेंट हो, मुख्तलिफ हो, तो उसको हम अक़लियत कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल जब पाकिस्तान नहीं बना था तो मुसलमान हिंदुस्तान के अंदर अक़लियत थे क्योंकि वहां पर हिंदुओं की तादाद बहुत ज्यादा है, तो मुसलमान अक़लियत में थे। अब पाकिस्तान बनने के बाद यहाँ पाकिस्तान के अंदर 98% जो है मुसलमान हैं, बाकी जो अक़लियत है वो 2% है। उसके अंदर हिंदू हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, दीगर भी है गैर मुस्लिम। तो ये सारे जो है अक़लियत है। तो ये है अक़लियत का कंसेप्ट। अब हम बात करते हैं इस्लामी रियासत क्या कहती है अक़लियतों के हुकूक के हवाले से। तो इसको हम देखते हैं। यहाँ पर क़ायद-ए-आज़म का फरमान है। क़ायद-ए-आज़म ने 2 टोक अल्फाज में फरमाया था कि पाकिस्तान एक मजहबी नहीं बल्कि इस्लामी फलाही रियासत होगी। मजहबी या इस्लामी फलाही रियासत का मतलब क्या? मजहब यानी कि जिसमें ओवरऑल एक ही मजहब की होती है। इस्लामी फलाही रियासत एक इस्लामी रियासत होगी
जिसमें हर किसी की फलाह के लिए, हर किसी की भलाई के लिए काम होगा। तो इस्लामी फलाही रियासत होगी पाकिस्तान। यहाँ गैर मुस्लिमों को मुसलमानों के बराबर दर्जा मिलेगा, वो आज़ाद और खुशगवार फिजा में सांस ले सकेंगे और उन्हें बराबरी के हकूक हासिल होंगे। रवादारी और इंसाफ के तकाजे पूरे किए जाएंगे। 11 अगस्त 1947 को 1947 को पाकिस्तान की दस्तूर साज़ी असम्बली में आपने इस्लामी रियासत के तस्वुर की वजाहत करते हुए फरमाया कि आप यहाँ पर ये जो बात है ये मुसलमान ये अक़लियतों से रिलेटेड थी, मुसलमान इसमें शामिल होते हैं कि क्या है कि आप इबादत के लिए अपनी मखसूस इबादत गाहों में जाने के लिए आज़ाद हैं। मुसलमान हैं तो आप मस्जिद में जा सकते हैं, हिंदू हैं तो मंदिर में जा सकते हैं, अगर आप क्रिश्चियन हैं तो आप चर्च में जा सकते हैं। आपका ताल्लुक चाहे किसी अकीदे से हो, रियासत का इससे कोई ताल्लुक नहीं। रियासत आपको फोर्स नहीं करेगी। पाकिस्तान के तमाम शहरी मसावी हैं और उन्हें मसावी हकूक हासिल होंगे। तो ये अक़लियतों को ये बात क्लियर कर दी गई कि वो इबादत करने में और बाकी जितने भी शहरी हकूक होते हैं वो सारे हकूक उनको मुयस्सर होंगे, क्योंकि मुसलमानों को हिंदुस्तान में मसावी हकूक नहीं दिए गए, उनको आज़ादी नहीं दी उनको। तो उन्होंने कहा कि हम जो हम रियासत कायम करेंगे उसके अंदर हम इस बात को यकीनी बनाएंगे कि यहाँ पर जो भी अक़लियतें मौजूद हों उनको तमाम किस्म के हर तरह के जो है हकूक वो हासिल हों। इसके बाद हमारा जो तीसरा टॉपिक है आज का वो है नसीहत पाकिस्तान से आगाही। ये भी शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाता है अक़लियतों के हकूक, और जो तीसरा क्वेश्चन है वो भी। तो नसीहत पाकिस्तान से आगाही ये हमारा वो मेन टॉपिक है, वो मेन बात है जिसकी वजह से आप मुतहरा पाकिस्तान पढ़ रहे हैं। मुतहरा पाकिस्तान को सिलेबस में शामिल करने का मकसद ही नसीहत पाकिस्तान से आगाही है। इसको क्यों शामिल किया गया? जो है इसको BA तक, ग्रेजुएशन तक, जब तक आप ग्रेजुएशन तक तालीम हासिल करते हैं वहां तक ये कंपल्सरी सब्जेक्ट के तौर पर पढ़ाया जाता है। इसका मकसद क्या है कि नसीहत पाकिस्तान से आगाही हो कि आप पाकिस्तान क्यों बनाया गया, इसके पीछे क्या मुहर्रिकात थे, इसके लिए क्या क्या कुर्बानियाँ दी गई और इसके क़याम को, इसके इस्तेहकाम के लिए क्या क्या कुर्बानियाँ दी जा रही हैं और किस तरह से इस मुल्क को जो है वो तरक्की की राह पर लाया जा रहा है। इस सिलसिले में जो सारी स्ट्रगल की गई, जो मेहनत जिद्दोजहद, जो कुर्बानियाँ दी गई हैं, उससे आगाही होना ज़रूरी है। तो इसको हम पढ़ते हैं कि यहाँ पर हमारी जो सिलेबस की बुक है इसके अंदर इसके रिलेटेड क्या लिखा हुआ है कि आज की नौजवान नस्ल को नसीहत पाकिस्तान और क़याम पाकिस्तान के मकासद से पूरी तरह आगाह रखने की जरूरत है। अवेयर रखना, जज्बाती रिश्ते और मोहब्बत को जारी रखने के लिए जरूरी है कि आज की पाकिस्तानी कौम को नसीहत पाकिस्तान से पूरी तरह आगाही दी जाए। हुब्बुल वतनी एक जो है एक खूबी होती है और इस खूबी को जिंदा रखना, अपने वतन से मोहब्बत रखना ये लाजमी होता है। कोई भी शख्स जो अपने वतन से मोहब्बत रखता है वो काबिल तारीफ है। और हमारे जो है बहुत सारी मिसालें हैं जिसमें लोगों ने अपने वतन की खातिर कुर्बानियाँ दी, जानें दी अपने लोगों के लिए, अपने वतन के लिए। तो ये एक काबिल तारीफ खूबी है। आप 9th की इंग्लिश में आपको जो 3rd चैप्टर जो है वो पैट्रियोटिज्म से रिलेटेड है, उसमें आप जो है हमारे जो शहीद नौजवान हैं जो जिनको निशान हैदत मिला उनके नेम्स भी हैं। उसके अलावा बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो आप वहाँ पे भी पढ़ेंगे। यहाँ पर भी हम उसको रिलेटेड पढ़ रहे हैं कि उन्हें इस अजीम तहरीक से आगाह किया जाए जो पाकिस्तान की तख्लीक के लिए बरसगीर में चलाई गई। पाकिस्तान के अवाम को मजबूत और मुतहद रखने के लिए ज़रूरी है उन्हें नज़रिया पाकिस्तान की अहमियत और तहरीक पाकिस्तान के रहनुमाओं की कुर्बानियों का पूरी तरह इल्म हो। मुल्क भर में ज़ुबान, इलाका और सूबों की सतह पर नफरतों के खात्मे के लिए नज़रिया पाकिस्तान से दिली लगाव पैदा करना ज़रूरी है। क्या चीज़ ज़रूरी है? कि हमें नज़रिया पाकिस्तान से मोहब्बत हो। जब आप नज़रिया पाकिस्तान से मोहब्बत करेंगे तो इसका मतलब आप पाकिस्तान से मोहब्बत करेंगे। जब आप पाकिस्तान से मोहब्बत करेंगे तो इसका मतलब है कि फिर ये सारी चीज़ें बेमानी हो जाती हैं कि आप किस इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं, आपकी ज़ात क्या है, आपका इलाका कौन सा है, आप कौन सी ज़ुबान बोलते हैं, ये सानवी चीज़ें बन जाती हैं। सबसे पहली चीज़ क्या है? सबसे पहले पाकिस्तान। ठीक है, तो एक पाकिस्तानी होने के नाते हमने देखना है कि क्या चीज़ हमारे लिए बेहतर है, क्या चीज़ हमारे मुल्क के लिए बेहतर है, क्या चीज़ हमारे मोहल्ले, हमारे माशरे और हमारी सोसाइटी के लिए बेहतर है। तो जब हमारा विजन ब्रॉड होगा, जब हम अपने वतन के लिए, अपने मुल्क के लिए, अपने इदारे के लिए, अपने स्कूल के लिए, अपने कॉलेज के लिए
अच्छा सोचेंगे तो इस तरह से हमारे मुआशरे में सुधार आएगा, तब्दीली एकदम से नहीं आती। ठीक है, तो आज के पहले हमने ये 3 टॉपिक पढ़ लिए हैं, ये 3 शॉर्ट क्वेश्चन थे हमारे पास। एक है मुसलमान मुस्लिमीन का किरदार, 2 कौमी नज़रिए के हवाले से, इस्लामी रियासत अक़लियतों के हकूक़ और नज़रिया पाकिस्तान से आगाही। अब हम आगे बढ़ते हैं, जो टॉपिक हमने पहले पढ़ लिए थे उनसे हम आगे चलते हैं, और उसमें आज हम पढ़ रहे हैं अल्लामा मोहम्मद इकबाल के इरशादात की रोशनी में नज़रिया पाकिस्तान की वजाहत। ये हमारा एक्सरसाइज के अंदर एक्सटेंसिव 3 है, तीसरा लॉन्ग क्वेश्चन है, इसको हम डिस्कस करते हैं। ये ज्यादा लेंथी नहीं है, तो इसको हम देखेंगे इसके अंदर क्या क्या बातें हैं। अल्लामा मोहम्मद इकबाल के इरशादात, 2 कौमी नज़रिए से रिलेटेड उनके क्या इरशादात हैं, हम उनको देखते हैं। अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने बरसगीर के उन मुस्लिम रहनुमाओं में से एक हैं जिन्होंने मुसलमानों को अलग रियासत का तस्वुर दिया और अपनी शायरी के जरिए उनको बेदार किया। शायरी के जरिए बेदार किया, उनके अंदर वो रूह बेदार की, वो जज्बा बेदार किया जिसके तहत वो एक कौम बने, सब लोग मुत्तहद हुए और पाकिस्तान वजूद में आया। तो इसका पहला पॉइंट क्या है कि हमारे पास हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के हम अल्लामा मोहम्मद इकबाल शुरू में हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के हामी थे। ये जो एक तराना मशहूर है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलिस्तान हमारा, ये अल्लामा मोहम्मद इकबाल का है। इसी के आगे वो शेर है कि मुस्लिम है हम वतन सारा जहां हमारा। तो ये उनकी हिंदुस्तान अपने रवाई इलाके से वो चाहते थे सब लोग इकट्ठे रहे। पहल आप भी हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के हामियों में से थे, लेकिन हिंदुओं की तंग नजरी ने जल्द ही अल्लामा मोहम्मद इकबाल को इस बात पर सोचने पर मजबूर कर दिया कि अलग मुल्क का मुतालबा करें। जैसे जैसे सियासी हालात का आपने मुशाहिदा किया, हिंदुओं के जो रवैये का आपके सामने आया, तो आप इस बात को मानने पर मजबूर हो गया कि एक अलग रियासत ही एक बेहतरीन हल है मुसलमान और हिंदुओं के दरमियान जो मसाइल हैं उनके लिए। तो इस वजह से सबसे पहले जो है एक अलग रियासत का मुद्दलिल और वाज़ेह नक्शा जो पेश किया वो अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने ही पेश किया, इसलिए आपको मुसव्विर पाकिस्तान भी कहा जाता है। इसके बाद खुतबा अलावा, हमारा सेकंड पॉइंट इसके अंदर आता है, वो है खुतबा अलावा। खुतबा अलावा जो है ये हमारा एक अहम टॉपिक है। इस हवाले से कि ये आप, जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूं कि ग्रेजुएशन तक, बीए तक जो है हम पाक स्टडी जो है हमारे लिए कंपलसरी है। तो ये जो खुतबा अलाहाबाद का टॉपिक है, ये जो पैराग्राफ है, ये आपका वहां तक चलता है। तो ये यहाँ पर भी ऐसे लॉन्ग क्वेश्चन में भी आएगा, शॉर्ट क्वेश्चन में आएगा, तो इसको आप अच्छे से समझ लीजिएगा, इसको अच्छे से कर लीजिएगा। आपने खुतबा अलाहाबाद में 1930 के जरिए मुसलमानों के लिए एक अलग रियासत का मुतालबा किया। खुतबा अलाहाबाद कब दिया गया? 1930 में। तो उसमें आपने क्या कहा कि मुसलमानों को एक अलग रियासत का मुतालबा किया ताकि मुसलमान इसमें रहकर अपने मजहब और सकाफत के मुताबिक जिंदगी गुजार सकें। आपने फरमाया, ये आपका फरमान है जो यूनाइटेड कॉमर्स के अंदर लिखा हुआ है, कि मुझे ऐसा नजर आता है कि और नहीं तो शुमाल मगरबी हिंदुस्तान के मुसलमानों को बिल आखिर एक इस्लामी रियासत कायम करना पड़ेगी। अगर हम चाहते हैं कि इस मुल्क में इस्लाम बहैसियत तमदनी कुव्वत जिंदा रहे, तो इसके लिए जरूरी है कि वो एक मखसूस इलाके में अपनी मरकजियत कायम करे। मैं सिर्फ हिंदुस्तान में इस्लाम की फलाह बहबूद के ख्याल से एक मुनज़्ज़म इस्लामी रियासत के क़याम का मुतालबा कर रहा हूँ। ये अल्फाज थे डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल के। तो आपने क्या फरमाया कि शुमाल मगरबी हिंदुस्तान के मुसलमानों को अलग रियासत कायम करना पड़ेगी, क्योंकि ये वो इलाके थे जहाँ पर मुसलमानों की अक्सरियत थी। तो आपने कहा कि मैं ये मुतालबा क्यों कर रहा हूँ, इसके पीछे रीज़न क्या है? रीज़न क्या है कि इस्लाम बहैसियत तमदनी कुव्वत जिंदा रहे और एक मखसूस इलाके में मुसलमानों की मरकजियत कायम हो, और किस वजह से? ताकि इस्लाम की फलाह बहबूद और एक मुनज़्ज़म इस्लामी रियासत वजूद में आ सके। इसके बाद का हमारा तीसरा पॉइंट है, और वो पॉइंट है कि मुस्लिम कौम की अलग हैसियत।
मुस्लिम कौम की अलग हैसियत। बरसगीर में चूंकि दो अलग अलग कौमें आबादी, इसलिए अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने मुसलमानों को एक बड़ी और अलग कौम की हैसियत से उजागर करना चाहते थे। वो समझते थे कि सियासी, समाजी, माशी तहफ़्फ़ुज़ के लिए ज़रूरी है कि उनके लिए अलग रियासत कायम हो, क्योंकि कोई ये हकूक़ नहीं दिए जा रहे थे। तो ये हकूक़ कैसे हासिल होंगे कि उनके लिए एक अलग रियासत कायम की जाए। तो यहाँ तक आपका एक्सटेंसिव 3 है अल्लामा मोहम्मद इकबाल के इरशादात की रोशनी में जो है नज़रिया पाकिस्तान। इसके बाद इस चैप्टर का हमारा लास्ट टॉपिक है, वो है नज़रिया पाकिस्तान और क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की इरशादात की रोशनी में नज़रिया पाकिस्तान। क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जो है ये उन अजीम शख्सियात में से हैं जिन्होंने बरसगीर के मुसलमानों की तकदीर बदल दी। बाज़ औक़ात मामूली जिस्मों के हामिल लोग एक बहुत बड़ी रूह के मालिक होते हैं, एक बहुत बड़े किरदार के मालिक होते हैं, और उन्हीं में से क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना हैं। तारीख में कुछ ऐसी शख्सियात मिलती हैं जिन्होंने अक़वाम की तकदीर बदल दी। क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना बरसगीर उन शख्सियात में से एक हैं जिन्होंने बरसगीर के मुसलमानों की तकदीर को बदल कर रख दिया। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारे पास यहाँ पर 2 पॉइंट्स हैं। यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट ये है कि मुसलमान अलग कौम है, मुसलमान एक अलग कौम है। ये इस हवाले से आपने क्या फरमाया, क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना 2 कौमी नज़रिया के ज़बरदस्त हावी थे और वो हर लिहाज से मुसलमानों को अलग कौम का दर्जा देते थे। आपने इस सिलसिले में फरमाया कि कौमियत की जो भी तारीफ की जाए, मुसलमान उस तारीफ की रूह से अलग कौम है, रूह से उसकी तरह से वो इस बात का हक रखते हैं कि अपनी अलग मुमलिकत कायम करें। मुसलमानों की ये ख्वाहिश है कि अपनी रूहानी, अखलाकी, तमद्दुनी, इक़्तिसादी, माशरती और सियासी ज़िंदगी की मुकम्मल नशो-नुमा करें और इस मकसद के लिए जो तरीका अपनाना चाहें वो अपनाएं। तो ये आपका कौन था कि कौमियत की जो भी तारीफ, जैसे कि हमने नज़रिए की पीछे डेफिनेशन पढ़ी इसी चैप्टर के शुरू में, उसके बाद कौमियत की तारीफ में आप कौमियत की जो भी तारीफ करेंगे, मुसलमान हर उस तारीफ के ऊपर पूरा उतरते हैं कि वो एक अलग कौम है। तो इस हवाले से जब वो एक अलग कौम है तो उन्हें इस बात का भी हक है कि वो अपनी रूहानी, अखलाकी, तमद्दुनी, सियासी, समाजी, माशरती और सियासी ज़िंदगी की मुकम्मल नशो-नुमा करें, उसको बढ़ाए, अपने हकूक़ को जो है वो सेव करें। इसके बाद है करारदाद लाहौर। करारदाद लाहौर, जिसको करारदाद पाकिस्तान भी कहा जाता है, ये कब पेश की गई? 23 मार्च 1940 को। करारदाद लाहौर 23 मार्च 1940 को पेश हुई, जिसमें खुतबा इस्तारत आपने दिया इनके क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने। क़ायद-ए-आज़म ने फरमाया, हिंदू और मुसलमान 2 अलग-अलग मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखते हैं जो कि बिल्कुल मुख्तलिफ अक़ायद पर कायम हैं और मुख्तलिफ नज़रियात की अक्कासी करते हैं। इनकी जो नज़रिए हैं वो एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ है। दोनों कौम के हीरोज़, रज़मिया कहानियाँ और वाक़यात एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। रज़मिया कहानियाँ जंगी वाक़यात, रज़म जंग को कहा जाता है, रज़मिया कहानियाँ जंगी वाक़यात और कहानियाँ जो है एक दूसरे से मुख्तलिफ है। लिहाजा दोनों कौमों को एक लड़ी में पिरोने का मकसद बरसगीर की तबाही है। एक लड़ी में पिरोना मतलब एक साथ रखना। तो अगर ये दोनों कौमें एक साथ रहेंगी तो इससे क्या होगा? बरसगीर की तबाही होगी, क्योंकि ये बराबरी की सतह पर नहीं है बल्कि अक़लियत और अक्सरियत के रूप में मौजूद है। एक जो है वो अक्सरियत में है और एक कौम जो है अक़लियत में। हिंदू जो है वो अक्सरियत में थे और मुसलमान अक़लियत में। बरतानी हुकूमत के लिए बेहतर होगा कि इन दोनों कौमों के मफादात को मद्देनजर रखते हुए बरसगीर की तकसीम का ऐलान करे, जो तारीखी और मजहबी लिहाज से एक सही कदम होगा। अब ये बरतानी कौम से क्यों कहा जा रहा है? बरतानी हुकूमत से, क्योंकि उस वक्त बरसगीर के ऊपर बरतानिया की हुकूमत थी। बरसगीर जो है वो बरतानिया के कंट्रोल में था, इसलिए उनको कहा गया कि ये जो इस पाकिस्तान है, हिंदुस्तान है, इसको तकसीम कर दिया जाए
जिन इलाकों में मुसलमानों की अक्सरियत है उनको अलग कर दिया जाए। इसके बाद हमारा तीसरा पॉइंट है वो है अहमदाबाद में खिताब। अहमदाबाद में खिताब आपने किस डेट को किया? आपने किया 29 दिसंबर 1940, 29 दिसंबर 1940 को आपने अहमदाबाद में खिताब किया। वहां पर खिताब करते हुए आपने क्या फरमाया कि पाकिस्तान सदियों से मौजूद रहा है, शुमाल मगरिब मुसलमानों का वतन रहा है, इन इलाकों में मुसलमान की आज़ाद रियासतें कायम होनी चाहिए ताकि वो इस्लामी शरीयत के मुताबिक अपनी ज़िंदगी बसर कर सकें। ये कैसे ये सदियों से मौजूद था? आपको बताया कि मुसलमानों ने बरसगीर के ऊपर जो है वो सदियों हुकूमत की, ऑलमोस्ट 1000 साल उन्होंने हुकूमत की। तो ये वो इलाके थे जहाँ पर मुसलमानों की अक्सरियत थी। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर हुकूमत भी उन्हीं की है, यहाँ पर जो है सकाफत और कल्चर भी उन्हीं का ही मौजूद रहा है। तो यहाँ पर उन्होंने कहा कि इस्लामी रियासत कायम हो और इस्लामी शरीयत के मुताबिक वो अपनी जिंदगी बसर कर सकें। इसके बाद हमारा जो चौथा पॉइंट है वो है तासुब का खात्मा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं तासुब किसे कहा जाता है। तासुब कहा जाता है बच्चे नफरत को, लेकिन नफरत और तासुब में क्या फर्क है? तासुब होता है इसके पीछे कोई एक बुनियाद होती है, वो इलाका हो सकता है, वो जुबान हो सकती है, वो कल्चर हो सकता है, वो इलाका हो सकता है, तो इसको हम तासुब कहते हैं। हमने पीछे आप वसल्लम का फरमान पढ़ा जिसमें आपने फरमाया कि किसी अरबी को अजमी पर, यहाँ पर दो बातें आ जाती हैं कि अरब के इलाके का जो है वो उसको जो गैर अरब के इलाके हैं इलाका आ गया और जुबान भी आ गई कि जो अरबी बोलने वाला है उसको अजमी पर कोई फौकियत हासिल नहीं है और ना किसी गोरे को काले पर या काले को गोरे पर कोई फौकियत हासिल नहीं है। मतलब रंग की बुनियाद पर या नस्ल की बुनियाद पर भी जो नफरतें होती हैं दूसरे से रिलेटेड उसका खात्मा कर दिया गया, तासुब का मुकम्मल खात्मा कर दिया गया। दुनिया के अंदर आज भी ये मामला चल रहे हैं, लेकिन आप ने आज से 1400 साल पहले इस बात को क्लियर कर दिया कि इस्लाम के अंदर ये चीज़ नहीं है। रंग, नस्ल, जुबान, इलाका जो है इसकी बुनियाद पर किसी से नफरत करना ये तासुब कहलाता है। तो पाकिस्तान बनने के बाद आपने ने क्या फरमाया कि हमें पंजाबी, सिंधी, बलोची और पठान के झगड़ों से बालातर होकर सोचना चाहिए। हम सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तानी हैं, अब हमारा फर्ज है कि पाकिस्तानी बनकर जिंदगी गुजारें। फिर ये कि हम पंजाब में हैं, पंजाबी हैं, हम सिंध में रहते हैं तो हम सिंधी हैं, हम दूसरों से बदतर हैं, हम पठान हैं तो हम जो है वो बाकी लोगों से ज़्यादा अच्छे हैं, या हम बलोच हैं तो हम ज़्यादा अच्छे हैं। तो ये चीज़ें मैटर नहीं करती। हम पहले भी बात कर चुके हैं, नज़रिया पाकिस्तान से मुराद क्या है कि हमने इन सारी चीज़ों को बिठा देना है। हमने एक पाकिस्तानी बनकर ज़िंदगी गुजारनी है कि हम पाकिस्तानी हैं। सबसे पहले तो ये कि हम मुसलमान हैं, अल्लाह ताला ने कहा कि आप सब आदम की औलाद हो, ठीक है, तो हम सब मुसलमान हैं और उसके बाद हम पाकिस्तानी हैं। तो हमें एक मुसलमान होने की हैसियत से और एक पाकिस्तानी होने की हैसियत से ज़िंदगी गुजारनी चाहिए, ना कि हम जो है ज़ुबान या इलाके पर फ़ख्र करें और उस पर जो है उसकी बेस पर दूसरों से नफरत करें। नफरत नहीं करनी, मोहब्बत आप कर सकते हैं। और अब हमारा फर्ज है कि पाकिस्तानी बनकर ज़िंदगी गुजारें। इसके बाद हमारा 5th पॉइंट है वो है अक़लियतों का तहफ़्फ़ुज़। इस बात को हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं पीछे, इस्लामी रियासत के अंदर जो है अक़लियतों का तहफ़्फ़ुज़। यहाँ पर एक बार फिर जो है वही बात है कि आपने अक़लियतों को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ देने और बराबरी के हकूक़ देने का ऐलान किया, यही इस्लाम की बुनियादी तालीम है। इसके बाद 11 अक्टूबर 1947 को आपने खिताब किया हुकूमत पाकिस्तान के अफसरान से, हुकूमत पाकिस्तान के अफसरान से खिताब किया आपने। कब किया? 11 अक्टूबर 1947। आपने क्या फरमाया कि हमारा नस्बुल ऐन ये है कि हम एक मुमलिकत तख्लीक करें जहां हम आज़ाद इंसानों की तरह रह सकें, जो हमारी तहजीब और तमद्दुन की रोशनी में फले फूले और जहां इस्लाम के माशरती इंसाफ के उसूलों को उभारने का मौका मिले। तो इसके अंदर क्या कहा गया कि हम चूँकि हम इसको पाकिस्तान बन चुका था 11 अक्टूबर 1947 की बात है, तो अब क्या है
कि हमने एक ऐसा मुल्क तख्लीक करना है, बनाना है। मुल्क तो हम हासिल कर चुके हैं, लेकिन हमने उसको बनाना कैसे है कि जहां हम आज़ाद इंसानों की तरह रह सकें और हमारी तहजीब और तमद्दुन की रोशनी में फले फूले। हमारी तहजीब और तमद्दुन इस्लामी तहजीब से मुराद है, और इस्लाम के जो माशरती उसूल हैं, जो इंसाफ है, उसको उभरने का मौका मिले। अब लोगों को लगे कि वाकई में एक इस्लामी रियासत कायम हुई है। इसका लास्ट पॉइंट हमारा है वो है स्टेट बैंक का इफ्तिताह। पाकिस्तान का वो बैंक जो कि पाकिस्तान की करेंसी छापता है, स्टेट बैंक है, मरकजी बैंक है पाकिस्तान का। स्टेट बैंक का इफ्तिताह किया कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने, और ये कब किया? 1 जुलाई 1948 को। ये जो डेट्स हैं बच्चे, ये आप एमसीक्यूज के लिए ज़हन नशीन कर लेंगे, क्योंकि ये एमसीक्यूज में ये चीज़ें बार बार आती हैं। 1 जुलाई 1948 को कायद आज़म ने स्टेट बैंक का इफ्तिताह करते हुए फरमाया कि मगरिब का माशी निज़ाम इंसानियत के लिए नाकाबिल हल मसाइल पैदा कर रहा है। मगरिब का माशी निज़ाम क्या है? मगरिब का माशी निज़ाम सूद पे डिपेंड करता है। तो जो सूद है वो इंसानियत के लिए नाकाबिल हल मसाइल पैदा कर रहा है, और ये लोगों के दरमियान इंसाफ कायम करने में नाकाम रहा है। हमें दुनिया के सामने एक ऐसा माशी निज़ाम पेश करना चाहिए जो इस्लाम के सही तसव्वुर मसावत और समाजी इंसाफ के उसूलों पर मबनी हो। तो इसमें क्या है कि हमने दुनिया के सामने एक ऐसा माशी निज़ाम पेश करना है जो कि इस्लाम के तसव्वुर मसावत और समाजी इंसाफ के उसूलों पर मबनी हो, और इससे उसको जब हम कामयाब बनाएंगे तो दुनिया के लिए एक मिसाल बन जाएगी कि इस्लामी निज़ाम ही एक बेहतरीन निज़ाम है मईशत को संभालने के लिए, जबकि मगरब का जो माशी निज़ाम है वो इंसानियत के लिए नाकाबिल हल मसाइल पैदा कर रहा है। तो यहाँ तक था हमारा ये आज का टॉपिक। तो आज हमने 2 एक्सटेंसिव क्वेश्चंस किए हैं, 2 कौमी नज़रिया अल्लामा इकबाल और 2 कौमी नज़रिया और कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के इरशादात। इसके अलावा हमने 3 शॉर्ट क्वेश्चन किए, मुसलमान मुस्लिमीन का किरदार, और 2 कौमी नज़रिए से आगाही, और इसके अलावा अक़लियतों के हकूक़। इसके अलावा एक्सरसाइज है, इसको मैं आपको जो है इसके आंसर बता देता हूँ, आप देख लीजिएगा कि पहला आपका जो एमसीक्यू है वो कांग्रेसी वजारतों का दौर रहा। इसका जो हमारे पास जो लास्ट ऑप्शन है, डी ऑप्शन, वो है 1937 से 1939, तो ये आपका आंसर है। उसके बाद करारदाद लाहौर में खुतबा सदारत किसने दिया? इसका बी ऑप्शन है, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने। MAO स्कूल और कॉलेज कायम किया, सर सैयद अहमद खान, ए ऑप्शन है इसका। 1867 में जब बनारस में हिंदू और मुसलमानों की मुस्लिम दुश्मनी खुलकर सामने आई, तो सर सैयद अहमद खान ने कौन सा वाज़ेह ऐलान किया था? तो आपने ये ऐलान किया, इसका फर्स्ट ऑप्शन है वो है मुसलमान और हिंदू अलग अलग कौमें हैं। नज़रिया पाकिस्तान की बुनियाद किस चीज़ पर है? तो हमारे पास यहाँ पर 4 ऑप्शन है, इसका जो डी ऑप्शन है लास्ट ऑप्शन वो है इस्लामी नज़रिया, और यही इसका आंसर है। 1930 में मुसलमानों को अलग रियासत का तस्वुर किस शख्सियत ने दिया? अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने, बी ऑप्शन है हमारे पास। क्या पाकिस्तान का मुतालबा करते वक्त मुसलमानों की सोच थी कि, यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन है कि वो अपने मजहब और अकायद के मुताबिक ज़िंदगी बसर कर सकें। इसके बाद नेक्स्ट पेज पर हमारे कुछ 5 ब्लैंक्स हैं, इनको देख लें कि नज़रिया लोगों की सोच की अक्कासी करता है, किस चीज़ की? सोच की। दूसरा जो है वह कि अंग्रेज़ों ने हिंदुस्तान के अवाम पर भारी लगाए, क्या चीज़ लगाए? टैक्स। तीसरी हमारी जो ब्लैंक है वो है अल्लामा इकबाल बरसगी के उन मुस्लिम रहनुमाओं में से एक हैं जिन्होंने मुसलमानों को अलग डैश का तस्वुर दिया, अलग रियासत का। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने मुसलमानों की तकदीर बदल दी, ठीक है। तो ये यहाँ पर डैश है कि किस इलाके के, तो यहाँ पर आएगा बरसगीर के मुसलमानों की। चौधरी रहमत अली ने पाकिस्तान नेशनल मूवमेंट की बुनियाद कहाँ पे रखी? लंदन में। इसके बाद हमारा कॉलम है, कॉलम के जो आंसर है वो मैं आपको बताता जाता हूँ तरतीब में। फर्स्ट आपके पास लिखा हुआ है 1206 में क्या हुआ हमारे पास? ये कॉलम बी कॉलम के अंदर लास्ट ऑप्शन है वो यहाँ पर आएगा कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने सल्तनत दिल्ली की बुनियाद रखी। कब रखी? 1206 में। हमारे पास जो दूसरा कॉलम ए में है गजनवी दौरे हुकूमत। गजनवी दौरे हुकूमत का हमारा जो सेकंड लास्ट जो कॉलम बी में है वो है 1003 से 1206 तक, यानी कि 1003 से 1206 तक ये जो है गजनवी दौरे हुकूमत रहा है।
हमारा जो तीसरा टॉपिक है, तीसरा कॉलम के अंदर जो पॉइंट है वो है उर्दू हिंदी तनाज़ा 1867 में शुरू हुआ। किस शहर में? ये हमारा सेकंड ऑप्शन है कॉलम बी के अंदर, वो है बनारस के शहर में। बनारस के शहर में उर्दू हिंदी तनाज़ा 1867 में हुआ। चौधरी रहमत अली ने जनवरी 1933 में क्या किया? इसका फर्स्ट ऑप्शन है कॉलम बी का, एक किताबचा नौ और महवर के नाम से शाये किया। हमारा लास्ट कॉलम के अंदर जो पॉइंट है वो है 1526 में ज़हीरुद्दीन बाबर ने क्या किया? मुगलिया सल्तनत की बुनियाद रखी। तो ये आपका कॉलम सॉल्व हो गया। इसके अलावा मैं आपको पेज नंबर बताता जा एक्सरसाइज के अंदर। हमारे एक्सरसाइज के अंदर 6 शॉर्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन जो है, कायद-ए-आज़म ने 1 जुलाई 1948 को स्टेट बैंक का इफ्तिताह करते हुए क्या फरमाया? अभी ये हमारा लास्ट टॉपिक था, लास्ट पॉइंट था आज के टॉपिक का। ये पेज नंबर हमारा है 15, इसका लास्ट पैराग्राफ है। और उसके बाद है दो कौमी नज़रिए से क्या मुराद है? ये हमारा पेज नंबर 10 पे है। दो कौमी नज़रिया की वजाहत जो हमने थर्ड लेक्चर में पढ़ा था, उसका फर्स्ट पैराग्राफ है दो कौमी नज़रिया। पेज के ऊपर लास्ट पे है, लेकिन इस टॉपिक का फर्स्ट पैराग्राफ है, उसके अंदर जो है दो कौमी नज़रिया की डेफिनेशन लिखी हुई है। नज़रिया पाकिस्तान से क्या मुराद है? ये पेज नंबर 6 के ऊपर है। नज़रिया पाकिस्तान का मफ़हूम ऊपर हेडिंग दी हुई है, उसके नीचे की 2 लाइन्स जो हैं ये आपका पेज नंबर 6 के ऊपर नज़रिया पाकिस्तान के मफ़हूम के अंदर नज़रिया पाकिस्तान की डेफिनेशन लिखी हुई है। अकीदा रिसालत से क्या मुराद है? ये पेज नंबर 7 का जो है वो फर्स्ट पैराग्राफ है। इसके बाद हमारा जो फिफ्थ शॉर्ट क्वेश्चन है, हिंदुस्तान में ईस्ट इंडिया कंपनी कायम करने का मकसद, ये पेज नंबर 12 के ऊपर है। इन शॉर्ट में आपको बता देता हूँ कि इसके अंदर क्या था कि अंग्रेज़ों ने एक ऐसा निज़ाम कायम किया कि यहाँ पर वो अपनी जो चीज़ें जो बनाते हैं वो यहाँ पर बेच सकें और हिंदुस्तान की मईशत को और ज़राअत को तबाह करना उनका मकसद था। हमारा लास्ट शॉर्ट क्वेश्चन है नो और नेवर, अब या कभी नहीं, ये किताबचा कब और किसने जारी किया? तो ये आपका पेज नंबर 12 के ऊपर है कि चौधरी रहमत अली ने 1933 में। इसके अलावा हमारे जो 6 लॉन्ग क्वेश्चन है, उसमें फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन है नज़रिए के माखज़ और अहमियत। ये हमारा फर्स्ट लेक्चर का यही टॉपिक है कंप्लीट, आप उसको सुन लें। और पेज नंबर 1, 2, 3, 4 है। और नज़रिया पाकिस्तान के अनासर की तफसील सेकंड हमारा क्वेश्चन है, इसके लिए पेज नंबर हमारे पास है 7, 8, 9, 10 और ये हमारे सेकंड लेक्चर का लास्ट टॉपिक है। मोहम्मद इकबाल के इरशादात की रोशनी में नज़रिया पाकिस्तान, ये आज के लेक्चर में हमने पढ़ा है, पेज नंबर 13 के ऊपर ही है। ये कुछ ज़्यादा लंबा क्वेश्चन नहीं, एक शॉर्ट सा ही है। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के इरशादात की रोशनी में नज़रिया पाकिस्तान का इहाता, ये भी आज हमने पढ़ा है टॉपिक, पेज नंबर 14 और 15 के ऊपर है। और बरसगीर में इस्लाम की बुनियादी इक़दार और समाजी सकाफ़ती वारसे नज़रिया पाकिस्तान की वजाहत, ये पेज नंबर 4, 5, 6, 7 है। ये हमारा सेकंड लेक्चर है। और दो कौमी नज़रिए की वजाहत, ये हमारा थर्ड लेक्चर के अंदर लास्ट टॉपिक है, पेज नंबर 10, 11, 12। तो बच्चे आज हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम सेकंड चैप्टर से स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।